हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज एक खास बात पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि यह समय ऐसा है जिस समय लगातार आप लोगों को नोबेल प्राइजेस की घोषणा सुनने को मिल रही होंगी कि आज इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इस क्षेत्र में, आज उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया उस क्षेत्र में। इसी तरीके से नोबेल प्राइज़ का एक बहुत ही अहम क्षेत्र है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि अभी 2023 के लिए अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस बार का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया। हालांकि अभी तो ये भी नहीं मालूम है, हो सकता है कि भारत का ही कोई व्यक्ति हो। पिछली बार 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। उससे पहले अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो मदर टेरेसा जी को मिला था 1979 में। तब से लेकर के अभी तक शांति पुरस्कार भारत में किसी को नहीं मिला। लेकिन इन दोनों के अलावा भारत से एक ऐसे शख्स हैं जिनका शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नाम ना होना यह आश्चर्यचकित करता है, हर बार आश्चर्यचकित करता है संपूर्ण भारतीयों को। शायद आपको भी करता होगा और करना भी चाहिए। हमारे देश में सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, सौहार्द, इन सभी चीजों के पर्याय के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। अक्टूबर के जिस महीने में गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है, अक्टूबर के उसी महीने में नोबेल प्राइजेस की घोषणा हो रही है और होती है। तकरीबन हर बार 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन घोषणा इसी तरह से पहले अक्टूबर में हो जाती है, फिर कुछ समय पश्चात डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये एक आश्चर्यजनक घटना है कि गांधी जी को आज तक नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली समिति ने, जो कि नॉर्वेजियन समिति है, नॉर्वे की संस्था है, उसने आज तक गांधी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिए। ये सब चीजें आज हम इस टॉपिक में जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वो वजहें क्या हो सकती हैं। दूसरी बात, हम कुछ फौरी तौर पर नोबेल प्राइज के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मसलन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब तक कितने लोगों को दिया गया है, कब से दिया जा रहा है इत्यादि, और नोबेल प्राइज़ जो हैं वो कब से शुरू हुए हैं और अब तक कितने लोगों को दिए गए हैं, और भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिले हैं। इन सब चीज़ों पर थोड़ी थोड़ी नज़र हम डालेंगे। लेकिन मुद्दा यही है समझने का कि आखिर गांधी जी जैसी शख्सियत को आज तक नोबेल पुरस्कार दिया क्यों नहीं गया। और जब भी हम इस प्रश्न को लेकर के आते हैं अपने दिमाग में, तो ये एक संदेह भरी नज़र से हमें दिखने लगता है कि शायद नॉर्वे की ये संस्था जो है, नॉर्वेजियन संस्था जो है, शायद इस मामले में गांधी जी के साथ पक्षपात करते हुए नजर आ रही है, भेदभाव करते हुए नजर आ रही है। या तो फिर कोई भय है, जिस भय के कारण ये अभी तक हमारे देश को, और हमारे देश को नहीं, हमारे देश में तो 2 लोगों को मिला है, लेकिन गांधी जी को अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, उसके पीछे तर्क क्या हो सकते हैं। शुरुआत में अगर हम देखेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि 1960 तक, 1960 तक भारत तो क्या एशिया की तरफ भी नजर उठा करके संस्था नहीं देखती है। 1960 तक अगर आप देखेंगे तो नोबेल प्राइज मोस्टली 1960 तक यूरोपीय संस्था या व्यक्ति को, या फिर अमेरिकी संस्था या व्यक्ति को ये प्राइजेस लगातार दिए गए हैं। और 1960 की जब हम बात करते हैं तब तक तो आपको मालूम है 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से अगर हम देखें कि गांधी जी के जीवित रहते भी और गांधी जी के ना रहने पर भी आज तक उनको ये नहीं दिया गया। लेकिन इस मुद्दे में एक चीज आपको ध्यान रखना है, उन्हें प्राइज भले ना मिला हो, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट वो कई बार हुए। अब और ज्यादा आश्चर्य हो जाता है कि जब व्यक्ति को नॉमिनेट किया, और भी एक से अधिक बार, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितनी बार और कब कब, लेकिन ये और ज्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है कि जब इतनी बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, तब क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिला। किसी चीज को बार बार संस्था में लाया जा रहा है, यानी दुनिया उसे रिकॉग्नाइज कर रही है, पर संस्था उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। एक आरोप इस संस्था के ऊपर, इस समिति के ऊपर यह भी लगता है कि शायद उस दौर में जिस दौर में गांधी जी जीवित थे और जब उन्हें मिलने की प्रबल संभावना थी, तब शायद इसलिए नहीं दिया गया कि ब्रिटेन का कोई दबाव था नॉर्वे के ऊपर और वो ब्रिटेन को नाराज नहीं करना चाहते थे। हालांकि इस बात के
वेबसाइट पर, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी 1960 से पहले तक एक खास तरीके के जगह के लोगों को ही मिल रहा है। ये अपने आप में एक, हम कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात है। ये इस तरीके की बात होना अपने आप में क्या है, एक आश्चर्यजनक घटना है। इसे हम शक की निगाह से तो देख ही सकते हैं। बात करेंगे उन सब चीजों पर भी, लेकिन हम थोड़ी सी जानकारी आपको पहले ये दे दें कि नोबेल प्राइज जो है उसके बारे में। नोबेल पीस प्राइज जो है ये आप तक, अगर हम 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, ये ध्यान रखना है 2022 तक, क्योंकि आज जब मैं ये लेक्चर बना रहा हूं आपके सामने हूं तब तक जो है अभी 2023 के प्राइस की घोषणा नहीं की गई। हमारा ये उद्देश्य इस लेक्चर में भी नहीं है कि हम ये बताएं कि किसको मिला किसको नहीं मिला, उसके लिए आपको हम अलग से बता देंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यही बताना चाह रहे हैं कि 2022 तक जो है अगर हम देखें तो तकरीबन 140 लोगों को, 140 लोगों को या संस्थाओं को, व्यक्ति या संस्थाओं को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 103 टाइम्स में। 103 बार इसकी घोषणा हुई है अभी तक, यानी कि कुछ वर्ष ऐसे भी रहे होंगे जिस बार घोषणा नहीं हुई है। जैसे इसमें एक वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है, और वो वर्ष है 1948। 1948 में गांधी जी नॉमिनेट हुए थे, उस बार किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो 1948 जैसे और भी वर्ष रहे होंगे जब नहीं मिला, तो 103 बार में तकरीबन 140 व्यक्ति या संस्थाओं को मिला करके 140 बार डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। यह संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि नोबेल प्राइज जो है वो एक से अधिक व्यक्ति को, शांति का नोबेल प्राइज एक से अधिक व्यक्ति को शेयर किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर बात है कि कोई भी नोबेल प्राइज एक से अधिक बार, मतलब एक से अधिक व्यक्ति या संस्था के बीच में, 3 से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, यानी एक तिहाई ही मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम पिछले बार की बात करते हैं तो पिछले बार ये 3 लोगों को दिया गया 2022 में, 2022 में 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से 1 व्यक्ति हैं और 2 संस्थाएं हैं। तो ये चीज हमको यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसा किया जा सकता है। अब हम सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं, जिससे कि आपको टॉपिक के ऊपर जो हमको, हमारे मन में जो प्रश्न है उसके ऊपर मैं आपको कुछ चीजें बता समझा सकूं। सबसे पहले तो हमको प्रश्न यही मिलता है कि गांधी जी कितनी बार जो है वो नामांकित हुए। गांधी जी कितनी बार नामांकित हुए? तो नामांकित होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, नामांकन कैसे होता है। इसका जो नामांकन है वो इंटरनली तो बहुत टफ है, लेकिन हम साधारण शब्दों में अगर आपको बताएं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इसका रिकमेंडेशन होना है, ऐसे कोई व्यक्ति किसी संस्था या किसी अन्य व्यक्ति का रिकमेंडेशन देना चाहता है, तो वो रिकमेंडेशन इस तरीके से दिया जा सकता है कि या तो वो व्यक्ति जो रिकमेंड कर रहा है, कोई व्यक्ति स्वयं के लिए तो रिकमेंडेशंस नहीं दे सकता है, लेकिन अगर कोई आपके लिए रिकमेंडेशन देना चाहता है तो वो व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे कैलाश सत्यार्थी जो है वो आज की डेट में चाहे तो किसी को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो नोबेल प्राइज जिनको मिला हुआ होता है, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता जो होते हैं, पूर्व नोबेल पुरस्कार या नोबेल लिखा जाता है इसको, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये जो लोग हैं ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। या आप देश में किसी अहम पद पर हैं, अहम पद पर विराजमान है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि भारत में कोई संवैधानिक पद को धारण किए हुए हैं, कुछ इस तरीके का चीजें हैं, तो आप जो है रिकमेंडेशन भेज सकते हैं अपनी तरफ से। इसके अलावा जो है प्रवक्ता इत्यादि हैं, अगर आप विश्वविद्यालय में, तो इस तरीके से आप जो है रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ऐसे करके कई सारी लंबी लिस्ट है, जो कुछ लोग ही हैं, जो खास लोग हैं, वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। इस तरीके से गांधी जी का भी रिकमेंडेशन जो है वो कई बार गया है, और मैं आपको बता दूं गांधी जी की अब तक 5 बार जो है इनको नामित किया जा चुका है। गांधी जी को अब तक जो है अगर हम देखेंगे तो 5 बार नामित किया जा चुका है। 1937 में, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948। ये आखिरी बार था जब वो नॉमिनेट किए गए थे, इसके पहले 4 बार नॉमिनेट किए गए। अब यही बड़ा यक्ष प्रश्न है कि भैया 4-4 बार नॉमिनेट होने के पश्चात भी, 1 बार 2 बार नॉमिनेट हुए हो तो फिर भी समझ में आता है, 4-4 बार नॉमिनेट होने के पश्चात भी आप जो है संस्था में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं कि आप नहीं दे पा रहे हैं। 1937 की अगर हम बात करें तो एक यूरोपीय संस्था दी, जो कि भारतीय संस्था है, मतलब भारतीयों के लिए है, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया।
तो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की 2 महिला सदस्यों ने महात्मा गांधी जी का रिकमेंडेशन किया था कि गांधी जी को ये प्राइज जो है वो दिया जाए, ये प्राइज देने की बात यहां पर करी गई। तो ये प्राइज क्यों नहीं दिया गया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सूचना आपको दे देना चाहते हैं कि यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी संस्था की तरफ से न्यू फाउंडेशन बैचेस शुरू किए जा रहे हैं, और ये न्यू फाउंडेशन बैचेस आपके लिए हर स्तर पर अफोर्डेबल हो पाएं, सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल हो पाएं, ऐसा प्रयास इसमें किया गया है। तो इसमें खास बात यह है कि आप इसमें 3 तरह से एडमिशन ले सकते हैं। इसके 3 अलग अलग तरीके हैं एडमिशन लेने के। जैसे आप इसे इसका सिल्वर जो बैच है वो परचेज कर सकते हैं, इसी का ही गोल्ड बैच परचेज कर सकते हैं, इसी का प्लेटिनम बैच परचेज कर सकते हैं। खास बात यह कि आप कोई भी बैच परचेज करोगे, सारी सुविधाएं सब में इक्वल हैं, सिवाय एक सुविधा के, वो है ये जो वर्ष लिखे हैं, ठीक है। और ये जैसे 1 वर्ष इसमें लिखा है, तो 1 वर्ष भी नहीं है, तकरीबन आप 18 माह का आपको यहां पर वैलिडेशन मिलेगा, यानी वैलिडिटी के साथ 18 माह की वैलिडिटी के साथ आप ये वाला बैच परचेज कर पाएंगे अगर आप सिल्वर में परचेज करते हैं। तो सुविधाएं पूरी वही होंगी। तो जैसे मान लेते हैं 2024 का कोई एडमिशन लेना चाहता है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि 2024 में अभी तक अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको ये फीस जो है अभी तक 29,999 के आसपास पड़ती थी अगर आप 2024 की तैयारी करते थे। तो अब आप 1 साल में अगर आप निकाल सकते हैं तो आप सिल्वर लीजिए, 2024 की प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी, और ये आपको 23,999 में मिल जाएगा अगर आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम 1 साल के लिए ले तो लें, लेकिन नहीं हुआ तब क्या करेंगे, फिर अगले साल 23,999 खर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप अपने इसी कोर्स को अगर 2025 तक कंटिन्यू करना चाहते हो, 26 तक कंटिन्यू करना चाहते हो, तो एज पर नीड आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। 2025 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि वो गोल्ड बैच परचेज करें। अब ये रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ आप मतलब कितना खर्चा कर सकते हैं के आधार पर भी है, तो 2 चीजें। तो ये आप कुछ भी परचेज करिए, आप विरत लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल करिए। नहीं करना आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे संपर्क कर लीजिएगा, virat.dube नाम से संपर्क करके आपको मिल जाएगा। बहरहाल इस माध्यम से जो बैचेस शुरू होने जा रहे हैं वो 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। आज 3 अक्टूबर हो चुकी है, देर मत करिए, तुरंत एडमिशन लीजिए। शाम 6 बजे इसका बैच शुरू होने जा रहा है। तो 10 तारीख से बैच शुरू होंगे, विरत लाइव कोड के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे जो है चर्चा करेंगे। चर्चा ये है कि आखिर उस समय जैसे 1937 में उनको नॉमिनेट किया गया था, तो क्यों नहीं उनको दिया गया प्राइज, फिर उसके पीछे तर्क क्या है। तो उसी जिस समय उनको नॉमिनेट किया गया था तो उस समय नोबेल कमेटी में उनके एक सलाहकार थे जिनका नाम था जैकब वॉरमुलर। यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जैकब वॉरमुलर की नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो तस्वीर आपको यहां पर दिख रही है ये किनकी है। बहरहाल नोबेल कमेटी के एक सलाहकार थे जैकब वॉरमुलर, जिन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि गांधी जी को शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो उनके ऐतराज के आधार क्या थे, उनके ऐतराज के बेसिस क्या थे, वो मैं आपको बताता हूं। उनके तर्क में से पहला तर्क ये है कि गांधी जी जो है वो अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा कायम नहीं रहे। ये एक तर्क जो है इन्होंने लगाया है। अब इसके पीछे क्या आधार है ये तो देखने को नहीं मिलता। उनका यह मानना है कि गांधी जी ने भले ही शांतिपूर्वक आंदोलन चलाए हों, आपको मालूम है शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने के लिए ही गांधी जी जाने जाते हैं, उनके आंदोलन हमेशा ऐसे ही रहे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कुछ आंदोलन है जिसमें उनके हिंसा हुई। तो इन सब चीजों को भी आधार बनाया गया और गांधी जी के आंदोलनों को पूर्णतः अहिंसात्मक ना मानते हुए भी इस तरह से यहां पर जो पॉइंट लिखा है कि अहिंसा की अपनी नीति पर वो हमेशा कायम नहीं रहे हैं। तो ये एक उदाहरण मिलता है और ये तर्क दिया जाता है इनकी तरफ से, इसलिए क्योंकि जब आप शांति प्राइज, पीस प्राइज दे रहे हैं, शांति का पुरस्कार दे रहे हैं, तो कभी कभार होने वाली हिंसा को तवज्जो भी नहीं दी जा सकती। अब ये आरोप मुझे तो नहीं समझ में आता कहां तक सत्य हैं, लेकिन संस्था के द्वारा लगाए जाने वाले या संस्था के एक सलाहकार के द्वारा इस तरीके से अगर आरोप लगाए जाते हैं तो जो शक हमारे बनते हैं संस्था के ऊपर वो तो जायज ही लगते हैं प्रथम दृष्टया। तो ये एक चीज है जो हमको देखने को मिलती है। दूसरी बात, जैकब वॉरमुलर का ये भी कहना है कि गांधी जी के आंदोलन हम जो शांति पुरस्कार देते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले शांति प्रयासों के लिए दिए जाते हैं। गांधी जी का कोई भी प्रयास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं मिलता,
इनका ये आरोप है कि गांधी जी की जो प्रयास हैं वो राष्ट्रीय संदर्भ में हैं और भारतीय संदर्भ में हैं। तो क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ में उन्होंने ये जो औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ अहिंसा के अपने हथियार लगाए थे, अपनाए थे, इस वजह से हम सार्वभौमिक रूप से, मतलब उनका ये मानना है कि शांति के जो प्रयास हैं, गांधी जी के जो शांति प्रयास हैं, वो प्रयास सार्वभौमिक नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, ये संस्था के द्वारा ये बताया गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सार्वभौमिक कैसे नहीं है? गांधी जी ने तो साउथ अफ्रीका में भी शांति आंदोलन चलाए थे, वहीं से इनफैक्ट उन्होंने अपना पहला सत्य का प्रयोग वहीं पे किया, सत्याग्रह पहला उनका वहीं हुआ। तो इस पर भी यहां पर जवाब दिया जा रहा है कि उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन चलाए, वो दक्षिण अफ्रीका में भी चलाए जाने वाले जो आंदोलन हैं वो भी भारतीयों के लिए ही है। उन्होंने वहां के जो दूसरे वर्ग के दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो वहां पर भी उन्होंने भारतीयों की जो दशा देखी है उसको औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए ही उन्होंने वहां पर असहयोग आंदोलन टाइप की चीजें चलाई थी। तो ये आरोप भी लगता है कि यहां पर भी अगर देखा जाए तो एक विशेष राष्ट्रीयता वर्ग के खिलाफ ही इनका शांति प्रयास है, जिसको हम ये नहीं मान सकते कि वो सार्वभौमिक प्रयास के रूप में थे। लेकिन जब ये सारी चीजें हम देखते हैं, ये सारी चीजें हम जब जानते हैं, तो हमारे मन में एक अनर्गल प्रश्न जो है वो बनना शुरू हो जाता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिनको कहा जाता है और नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से ही हैं, उन लोगों को ये पुरस्कार कैसे दिए गए? इसमें अगर आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग जो हैं इनको जो है 1964 में 1964 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेल्सन मंडेला जो हैं इनको जो है 1993 में 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये जो दोनों व्यक्ति हैं, खास तौर पे आश्चर्य क्यों हो रहा है इस चीज पे? वो आश्चर्य इसीलिए हो रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं ये गांधी विचारधारा से प्रेरित हैं, गांधी विचारधारा से। तो अब जब आरोप ये लगता है कि उनके किए गए जो प्रयास हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, तो फिर ये कैसे प्रेरित हुए? भाई, कोई व्यक्ति अगर हमारे विचार से प्रेरित हो रहा है तो वो भी तो हमारा ही किया हुआ कृत्य हुआ, वो भी तो हमारे ही द्वारा किए गए प्रयास हुए। तो ये सब जो चीजें करी गई हैं, इसको एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये निराधार महसूस होते हैं, इसके पीछे कोई विशेष तर्क है नहीं। इसी तरीके से आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 1937 का 38, 39 हर बार इसी तरीके से किसी न किसी प्रकार से उसको रिजेक्ट किया जाता रहा, उस नॉमिनेशन को। 1938-39 में भी रिजेक्शन इसी तरीके से हुआ। 1947 की अगर हम बात करें, 1947 की बात करें, तो ये भी एक अहम पड़ाव है जिसमें काफी हद तक निकट थे गांधी जी नोबेल प्राइज को पाने के लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1947 में भारत विभाजन के कारण शांति पुरस्कार से वो वंचित रह गए। और उस समय 1947 में क्वेकर नाम की एक आंदोलनकर्ता, मानवाधिकार आंदोलन की ये समिति थी, उसको जो है ये मिला हुआ था नोबेल प्राइज। और मजे की बात यह है कि नेक्स्ट ईयर 1948 में 1948 में भी गांधी जी को नॉमिनेट किया गया, तो उस नॉमिनेशन के लिए रिकमेंडेशन इसी क्वेकर के माध्यम से जाता है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था गांधी जी के अगेंस्ट 1947 में। तो उस समय जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था गुन्नार जान के नाम से वो विख्यात हैं, गुन्नार जान। तो उन्होंने क्या कहा, जरा उस पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि समिति के मुताबिक 2 सदस्य क्रिश्चियन कंजर्वेटिव हॉर्मन स्मिथ, मतलब नाम से कोई मतलब नहीं है, 2 सदस्य हैं, उन्होंने महात्मा गांधी का पक्ष लिया। लेकिन 3 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी का पक्ष नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया? भारत के विभाजन और इस कारण भड़के दंगों के ऐन बीच में गांधी जी को सम्मानित ये लोग नहीं करना चाहते थे। अब वजह देखिए, 1947 में केवल इसलिए प्राइज इनको नहीं मिलता है कि जिस दौरान भारत और पाकिस्तान के विभाजन स्वरूप भड़की जो हिंसा है, उस हिंसा के दौरान जो है गांधी जी को सम्मानित वो नहीं करना चाहते थे। ये भी कोई एक ठोस वजह नहीं समझ में आती है। किसी भी देश में हिंसा की वजह अलग हो सकती है, और आपको तो उस समय ये देखना चाहिए था कि गांधी जी ने उस समय आमरण अनशन किए कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान वो कलकत्ता जाते हैं
नोआखली जाते हैं, बंगाल साइड में, पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यहाँ तक कि ये तक बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जाने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई तो अगर मेरे जाने से पाकिस्तान में भी शांति बैठती है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उसी दौरान कुछ चीज़ें गांधी जी ने बोली कि पाकिस्तान को भी अपने इस तरीके से जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं विभाजन के दौरान उसे तुरंत रोक देना चाहिए, वरना ये मतलब एक थोड़ा सा सशक्त भाषा में उन्होंने बोलने का प्रयास किया था, जिसको ही आधार बना करके 1947 में विभाजन के कारण जो है वो रोक दिया गया। गांधी जी का नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया, या कह सकते हैं उनको फाइनली जो है वो अवार्ड नहीं दिया गया। कई जगहों पर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी जी ने कुछ ये भी कहा था कि जब अगर बातों से या हमारे प्रयासों से या हमारे विनम्र निवेदन से अगर पाकिस्तान चीज़ों को नहीं मान रहा है तो फिर सेना को अपने कार्य करने चाहिए। तो इस चीज़ को भी हिंसा से जोड़ा गया इस संस्था के द्वारा, और 1947 में ये गांधी जी को फिर एक बार नोबेल प्राइज से वंचित रखा गया। अब आगे की अगर हम बात करें तो 1948 में एक बार उनका फिर से नामांकन हो गया, और इस बार लगभग तय था कि गांधी जी को ही नोबेल प्राइज इस बार मिलेगा, लेकिन फिर नहीं मिला। नामांकन की आखिरी तारीख के महज 2 दिन पूर्व गांधी जी की हत्या हो गई। 30 जनवरी सन 1948 ये गांधी जी की डेथ की डेट है, और उसके ठीक 2 दिन पहले की जो इनकी समिति है वो किसी फाइनल स्तर तक पहुंचती, उससे 2 दिन पहले ही आपको मालूम है कि गांधी जी की हत्या हो गई, नामांकन की आखिरी तिथि के महज 2 दिन पहले। अब समस्या यह है कि उस समय तक ये कानून था कि किसी को मरणोपरांत जो है वो नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। उस मरणोपरांत नोबेल प्राइज देने की किसी के पास में कोई ये नहीं थी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस समय नोबेल संस्था में इस तरीके के विधान नहीं थे, तो नहीं दिया जाता था। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, मतलब इसमें इतनी बड़ी क्या समस्या थी। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अब आप सोचिए कि किसी का नॉमिनेशन हो गया है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय जो है डिक्लेरेशंस हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके दिसंबर में जाकर के होंगे नोबेल प्राइज के। तो यार अगर किसी का नाम घोषित हो गया है और फिर उसके बाद अगर आपको देना है प्राइज, लेकिन इन बिटवीन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उस बार नोबेल प्राइज आप नहीं देंगे किसी को? तो इस तरीके के तर्क रख करके चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1948 के आसपास अगर हम देखें तो उस समय रिकमेंडेशंस दिए गए थे भारत की तरफ से तमाम सारे लोगों के द्वारा। तो जो तर्क वहां पर हुआ उसमें यही हुआ कि चलिए ये बात मान भी ली जाए तो हम किसे दें, ये जो प्राइज है वो किसे दें। गांधी जी तो नहीं रहे, तो जब कोई नहीं रहता है जनरली अगर उसकी इन बिटवीन डेथ हो जाती है तो उसकी वसीयत जिसके नाम होती है उस वसीयत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाता है, या उसकी कोई संस्था हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई चैरिटी हो, ट्रस्ट हो, ये सारी चीजें हो तो उसको ये प्राइज दिए जाते हैं। लेकिन गांधी जी के पास में कुछ भी ऐसा नहीं था। अब ये भी एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि 1937 में जब उन्हें प्राइज नहीं मिला ना, तो एक तर्क ये भी दिया, 1937 शुरुआत पहले वाले की बात बता रहा हूं, तो उस समय एक तर्क ये भी दिया गया कि गांधी जी एक अलग टाइप के नेता हैं, मतलब ये राजनेता भी नहीं है, गांधी जी की अपनी कोई संस्था भी नहीं है, गांधी जी देश में किसी राजनीतिक दल से भी नहीं जुड़े हुए हैं, उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति की संस्था भी नहीं है, तो उनके जो भी प्रयास हैं वो उन्हीं तक ही सीमित है। ये भी एक आरोप लगाया गया था और ये बोला गया था कि इस कारण से जो है नहीं उनको प्राइज दिया जा रहा है। सो यहां तक आते आते भी वो समस्या बरकरार रही और ये कहा गया कि भाई समस्या ये है कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, कोई उनका जो है उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है। तब संस्था जो है आंतरिक रूप से विचारने लगी कि किसी और को भी नोबेल प्राइज जो लोग दूसरे लोग नॉमिनेट हैं उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन जब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई या अनाउंसमेंट्स की बारी आई तो नोबेल प्राइज समिति ने यह अनाउंस किया कि 1948 के नोबेल प्राइज जो है वो किसी को नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि जितने भी जीवित बचे लोग हैं, अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी उपयुक्त जीवित, अंडरलाइन करने वाली चीज है जीवित, उम्मीदवार नहीं था। यह समिति ने कहा जीवित उम्मीदवार नहीं था, इसका मतलब जितने भी लोग नॉमिनेटेड थे उनमें से किसी को भी उस बार मिलना नहीं था। वैसे भी
और जो जीवित नहीं बचे थे वो गांधी जी थे। शायद समिति के द्वारा जानबूझ करके इस तरीके के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये बताने का प्रयास किया गया कि इस बार तो हम गांधी जी को ही देते। लेकिन फिर एक फॉल्स की बू आती है कि यदि अगर ऐसा ही था तो नेक्स्ट टाइम क्यों नहीं। समिति ने यह भी कहने का प्रयास किया कि 1948 में हम इसलिए भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम गांधी जी की मृत्यु के बाद ये शांति पुरस्कार इस साल किसी को नहीं देना चाहते, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट टू गांधी जी। बट ऐसा भी नहीं था। अगर ऐसा ही था तो आगामी वर्षों में, आगे आने वाले वर्षों में देना चाहिए था। तब भी नोबेल प्राइज गांधी जी को नहीं दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल गांधी जी को संस्था की तरफ से नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया गया। खैर, ना दिए जाने का एक छोटा सा मलाल तो रहता है, लेकिन यह भी बात है कि गांधी जी क्या सच में नोबेल प्राइज जैसे प्राइज के लिए जाने चाहिए? क्या नोबेल प्राइज भारतीय दृष्टिकोण से नोबेल प्राइज गांधी जी से ज्यादा बड़ी अहमियत रखता है? इनफैक्ट मेरा तो यह कहना है कि यदि अगर गांधी जी को नोबेल प्राइज मिला होता तो गांधी जी को नोबेल प्राइज के सम्मान की कोई दरकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। किंतु यदि अगर नोबेल प्राइज गांधी जी को मिला होता तो उल्टा नोबेल संस्था का ही, नोबेल पुरस्कार जैसी संस्था का भी, नोबेल समिति जो है, नॉर्वेजियन कमेटी जो है, उसका ही एक मान सम्मान बढ़ता विश्व दर्जे पर। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि तब जब आप देखते हैं कि नेल्सन मंडेला हैं और आप देखते हैं कि मार्टिन लूथर जैसे लोग हैं जो गांधी जी के ही आदर्शों पर चलते हैं, जब उन्हें यह पुरस्कार मिलता है तो निस्संदेह गांधी जी के पुरस्कार मिलने से एक संस्था का मान सम्मान और बढ़ता। ऐसा ना करके वो संस्था निस्संदेह कई बार कैटेगरी में खड़ी होती है और हर बार खड़ी होती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक नहीं 5 बार नॉमिनेशन होने के पश्चात भी जब किसी का नाम डिक्लेयर नहीं होता कुछ चीज़ों की वजह से, तो ये शक तो क्लियर हो ही जाता है। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार के ऊपर। नोबेल पुरस्कार के ऊपर हम चर्चा करें तो नोबेल पुरस्कार अब तक 2022 तक के हैं ये सारे डेटा, ये आपको ध्यान रखना है। 2023 के डेटा अभी कंपाइल्ड नहीं हुए हैं। तो 615 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पुरस्कार विजेता जो हैं वो 989 हैं। ये डिफरेंस इसीलिए है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफरेंस लाजमी है, हो जाता है। 6 श्रेणियों में पुरस्कार आपको मालूम है कि ये दिए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो 6 कौन कौन से वर्ग हैं। अभी तक जितनी भी ये पुरस्कार जितने लोगों को भी दिया गया है उनमें 60 महिलाएं हैं और संगठन जो हैं वो 27 हैं। जबकि अगर हम शांति पुरस्कार की बात करें, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये अब तक 103 बार दिया जा चुका है 140 लोगों को, जिनमें से 18 महिलाएं हैं। ठीक है, कुछ चीजों पे और नजर डाल लेते हैं। अगर हम भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें, नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करें तो ये आपको यहां पर एक लिस्ट दी गई है, जिसमें से अगर हम शांति पुरस्कार की बात करें तो देखिए 2 बार नाम दिया गया है। 1979 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में, संयुक्त रूप से पाकिस्तान की महिला जो है मलाला यूसुफजई, उनको और इनको दोनों लोगों को साथ में दिया गया था। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं आपके। बाकी आप सब लोगों को मालूम है कि ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और अगर आप क्षेत्रों की बात करते हैं तो क्षेत्र जो हैं, जिन क्षेत्रों में ये दिया जाता है वो आपको मालूम होंगे। जैसे 6 क्षेत्र हैं, तो ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको मालूम होंगे शायद। इसमें आपका एक फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान है, भौतिक, एक रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान है। इसी तरीके से आपका मेडिसिन है, मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है, भौतिक का है, रसायन का है, मेडिसिन का है। इसी तरीके से साहित्य का है, साहित्य का नोबेल प्राइज़ है। इसी तरीके से आपका जो है ये शांति का नोबेल पुरस्कार है और एक है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ऐसे करके ये 6 क्षेत्र हैं, जिन 6 क्षेत्रों में ये आपके नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। और अभी तक भारत में ये नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। शांति के पुरस्कार भारत को 2 बार मिल चुके हैं।
तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्यों गांधी जी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिले। फिर भी नोबेल प्राइज़ गांधी जी नोबेल प्राइज़ से कहीं ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सम्मानित हैं। मैंने फिर इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि अगर आज की डेट में गांधी जी को नोबेल प्राइज़ मिलता है तो इससे नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था का ही सम्मान बढ़ेगा। गांधी जी को ऐसे सम्मान की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशंस इतनी बार हुए हैं तो प्रश्न चिन्ह बनता ही है। उस प्रश्न चिन्ह के ऊपर मैंने चर्चा करी। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आप प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से हमारे न्यू फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ले लीजिए क्योंकि 10 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। इसमें सबसे मिनिमम प्राइस जो है वो 23,999 है। अगर आप गोल्ड में एडमिशन लेते हैं तो 29,999 में पड़ जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड विरद लाइव, और 35,999 फॉर 3 ईयर। ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन जितने भी ये सिस्टम्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, तीनों में आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बस केवल आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की वैलिडिटी ही मिलेगी। यही एक डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पूरा P2I का मतलब ही हो गया, प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। सो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए। 10 तारीख से शाम 6 बजे से क्लासेस शुरू होने वाली हैं शानदार तरीके से। आपको इस लेक्चर की PDF प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम है हमारा, अगर हम इसका लिंक लिखेंगे तो t.me/विरद दुबे 01, या फिर आप सीधे सर्च कर सकते हैं विरद.दुबे इस नाम से। इसी तरीके से हमारा इंस्टाग्राम है विरद.दुबे, और हमारा फेसबुक है विरद दुबे इस नाम से। आप हमें सर्च कर सकते हो कहीं पर भी, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगले किसी सेशन में इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।